क्लासेज में आपका स्वागत है और मैं हूं मानवेंद्र सर। यहाँ पे हम आज अध्ययन करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, उसका नाम है रोग। तो देखिएगा, ये जो रोग है यह आपके RAS में रीट के फर्स्ट पेपर में, रीट सेकंड लेवल जो साइंस है उसमें, इसके अलावा पटवारी और आपके जो कांस्टेबल है उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमेशा इस टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन लगभग 100% पूछा जाता है। तो देखिए, एक सिंपल सा टॉपिक है रोग। तो आप इस रोग के बारे में समझिए कि ये जो रोग है यह क्या चीज़ है। तो रोग से तात्पर्य होता है सामान्य स्वास्थ्य में बाधा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कोई बाइक लेके जा रहा हूँ और मेरी अंगुली में भी चोट आ गई है, जिसके कारण मैं जो भी कार्य है वह प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मैं एक प्रकार का रोगी हुआ। दूसरा पॉइंट इस टाइप में मान लीजिए कि अगर मैं किसी मानसिक प्रेशर में हूँ जिसके कारण भी मैं अपना कोई भी कार्य प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब भी मैं एक प्रकार का रोगी हुआ। इसके अलावा अगर अर्थ की या रुपए पैसों से संबंधित कमी से जूझ रहा हूँ, उसके कारण भी मेरे पर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है और जिसके कारण भी मैं अपना कार्य प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब भी मैं आर्थिक रोग से पीड़ित हूँ। और चौथा पॉइंट जैसे यूँ समझ लीजिए कि अगर मेरे पर कुछ ऐसा सामाजिक प्रेशर है जिसके कारण भी मेरे सामान्य स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है और मैं एक प्रेशर में हूँ और मैं वह कार्य प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, तो भी मैं एक प्रकार का रोगी हूँ। इस प्रकार WHO ने 4 प्रकार के रोग बताए हैं: शारीरिक रोग, मानसिक रोग, आर्थिक रोग और सामाजिक रोग। देखिए, शारीरिक में तो आप ऑलरेडी सभी जानते हैं शारीरिक रोग किस कारण होता है। तो जैसे कि मान लीजिए मेरा जो शरीर है इसमें कोई बैक्टीरिया ने प्रवेश कर लिया, यानी कि जीवाणु ने प्रवेश कर लिया है, या किसी वायरस ने प्रवेश कर लिया है, या किसी कृमि ने प्रवेश कर लिया है, या मान लीजिए मेरे बॉडी में किसी माध्यम से पारा ऑर्सेनिक या हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया है, उसके कारण भी हो सकता है। दूसरा है मानसिक रोग। मानसिक रोग के बारे में आप यूँ समझ लीजिए कि अगर कोई एक विचार अगर बार बार मुझे परेशान कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि अगर मेरी किसी व्यक्ति से लड़ाई हो गई है और वह जो बात है वह मेरे माइंड में चली गई और वही बात बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब मैं OCD का शिकार हो गया हूँ। और अगर मैं कोई ब्लड टेस्ट वगैरह करवाता हूँ तो भी OCD के बारे में मुझे कोई पता, मतलब डॉक्टर को या फिर समझ सकते हैं कि ब्लड टेस्ट में इसमें कोई पता नहीं चलेगा। यह सिर्फ लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और दूसरा टाइप का जो है मानसिक रोग, यह है जैसे कि मान लीजिए डिप्रेशन। तो ये जो डिप्रेशन है इसमें कोई विशेष व्यक्ति या अपना कोई खास व्यक्ति अगर इस दुनिया छोड़कर चला गया है, या मान लीजिए हमें छोड़कर चला गया है, तो इस अवस्था में हमें एक अजीब टाइप का अनुभव होना शुरू हो जाता है और हम जैसे कि कहीं पे बैठे रहते हैं, हमें अकेला ही रहना पसंद होता है और हमेशा नेगेटिव विचार मन में उत्पन्न होता है कि जैसे कि मैं मर जाऊं वगैरह। तो इस प्रकार अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को लक्षण बताते हैं और लक्षणों के आधार पर ही ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि डिप्रेशन भी एक प्रकार का मानसिक रोग होता है। इसके अलावा एक इसमें मानसिक रोग है सिजोफ्रेनिया। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैं जाते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ मेरे साथ में एक और व्यक्ति चल रहा है, जबकि हकीकत में कोई व्यक्ति नहीं चल रहा होता है। तो वह मुझे ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति हमेशा साथ है, यह इसका मतलब मैं सिजोफ्रेनिया से पीड़ित हूँ। इस टाइप के जो रोग होते हैं जो कि ब्लड टेस्ट में या अन्य टेस्ट में नहीं आते, यह सिर्फ लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट दिया जाता है, यह हो गए आपके मानसिक रोग। फिर तीसरे प्रकार का रोग रहता है, यह है आर्थिक रोग, यानी कि अर्थ का मतलब होता है रुपए पैसे। अब देखिए, आप सभी को मालूम है कि अभी जो लॉकडाउन लगा है और लॉकडाउन भी काफ़ी लंबा चला है, इसमें कई लोग हैं जो कि आर्थिक तंगी के शिकार हुए हैं और इस आर्थिक तंगी के कारण उन पे एक विशेष प्रकार का प्रेशर क्रिएट हुआ है और कई लोग हैं जो इस प्रेशर के कारण अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब वे सब लोग आर्थिक रोग से पीड़ित हैं। जैसे कि इसको यूँ समझ लीजिए, बिल्कुल ही एक सिंपल सा एग्जाम्पल है।
जो कि हमारे साथ घटित हो रहा है या कभी हुआ होगा। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। इसमें यूं समझिएगा कि मान लीजिए यह हमारा रूम है और मकान मालिक ने कहा कि मैं 3 तारीख को किराया लेने आऊँगा, 3 तारीख को किराया लेने आऊँगा और किसी भी हालत में मुझे 3 तारीख तक किराया देना ही है। वैसे किराए की तारीख 1 तारीख है, लेकिन 3 तारीख तक आपको देना ही है किराया। और घर वाले बोल रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी अगर किराया जमा कराए या पेमेंट भेज सके आपको, तो वह 6 या 7 तारीख को भेज सकते हैं। और आज मान लीजिए तारीख हो गई है 30 तारीख हो गई, तो हमारे माइंड में एक प्रेशर क्रिएट होने लगता है। फिर उसके बाद में कल हो गए 31, प्रेशर और बढ़ गया। इसके बाद में 1 तारीख और 2 तारीख इवनिंग को हम लोग चले जाते हैं अपने फ्रेंड के यहाँ कि अब मकान मालिक क्या करेगा, और यहाँ पे लगा देते हैं एक मोटा सा ताला या मोटा सा लॉक लगा देते हैं। फिर कंडीशन ये है कि अब मकान मालिक ऐसे तो है नहीं कि 3 तारीख को पेमेंट लेने आएगा या किराया लेने आएगा, ताला तोड़ के ले गया, ताला तोड़ेगा, वैसा तो कोई पॉसिबल है नहीं। तो इस कंडीशन में वो भी इंतजार करेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। और जैसे ही आपके पास 6 से 7 तारीख के आसपास किराया आता है और आप उस मकान मालिक को जाकर दे देते हो, तो देखिए इसमें ये तो बात सही है कि आपने 6-7 तारीख को किराया दे दिया है, लेकिन एक प्रेशर क्रिएट होता है इस आर्थिक तंगी के कारण। यह प्रेशर 30 तारीख से लेकर 3 तारीख से होते हुए 7 तारीख तक पहुंचा है। और इस प्रेशर के कारण अगर आप प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर पा रहे हो या आपके इस टाइप में सामान्य जो स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ शरीर है उसमें एक टाइप का प्रेशर क्रिएट हो रहा है रुपए पैसे की कमी के कारण, तो इसका मतलब आप आर्थिक रोग से पीड़ित हो। फिर इसके बाद में देखिए एक रोग है सामाजिक रोग। WHO कहता है कि सामाजिक दबाव भी एक प्रकार का रोग है, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि WHO के अकॉर्डिंग 4 रोग होते हैं। अब देखिएगा ये जो सामाजिक रोग हैं, यह सामाजिक रोग क्या होता है, तो देखिएगा यहाँ पे इसे यूं समझिए, ये मान लीजिए कि हमारा मकान है, क्लियर, गांव में है यूं समझ लीजिए, और ये है पड़ोसियों के मकान, और ये यहाँ पे आप लोग हो, या समझ लीजिए कोई भी बच्चा है या कोई विद्यार्थी है, ये अपने जीवन में खुश है, घर वाले भी इसे भेजकर खुश है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और उसी दरमियान एक एग्ज़ाम आया, मान लीजिए पटवारी का एग्ज़ाम, और पटवारी का एग्ज़ाम आया उस टाइम यह जो बच्चा है वह 2-3 मार्क्स से एग्ज़ाम में रह गया, क्लियर। उसके बाद में ही थोड़े टाइम बाद एग्ज़ाम आया कांस्टेबल का, तो कांस्टेबल में भी उसने मेहनत की, लेकिन मान लीजिए 5-6 मार्क्स से यह भी रह गया है, क्लियर। अब देखिए फिर भी घर वाले बोल रहे हैं कि बच्चा तू पढ़ाई कर, कोई टेंशन नहीं है, तू तैयारी कर, आगे तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, घर वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं, इस बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आस पड़ोस वाले को बहुत प्रॉब्लम है, इन्हें बहुत प्रॉब्लम है। और एक ये यहाँ पे आए और पूछा क्या हुआ, आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ क्या, तो ये कहते नहीं हुआ साहब, नहीं हुआ। कुछ टाइम बाद में दूसरे, क्या हुआ, आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ, तो कि नहीं हुआ साहब, नहीं हुआ। फिर थोड़े टाइम बाद में ये बता गए कि बच्चे का सिलेक्शन हुआ, तो फिर कंडीशन क्या होती है आपको पता ही है। अब घर वाले प्रेशर में आ गए, कौन सा प्रेशर, सामाजिक प्रेशर, यह एक प्रेशर में आ गए। और फिर इस बच्चे को कहा कि तू एक काम कर, जब तू कांस्टेबल में सिलेक्शन
नहीं दे पा रहा है तो तू घर पे आ जा और घर पे बैठ के तू आराम से पढ़ाई कर। अब देखो ये बच्चा समझो किसी कारण घर पे भी चला जाता है और घर पे उसे वो माहौल नहीं मिल पाता, उसे टेस्ट सीरीज नहीं मिल पाती, या उसे गुरुजनों का मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, या उसे मोटिवेशन नहीं मिल पाता, जिसके कारण अब ये जो बच्चा है यह अपने क्षमताओं के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर पाता और बच्चे में भी एक टाइप का प्रेशर क्रिएट होता है कि मैं वहाँ पे इतनी चीज़ों को एक्स्ट्रा पा सकता था लेकिन यहाँ पे आकर मुझे वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है। तो देखिए बच्चे के माइंड में एक जो प्रेशर क्रिएट हुआ, यह प्रेशर किसके कारण क्रिएट हुआ है? यह पूरा समाज के दबाव के कारण प्रेशर क्रिएट हुआ है। और ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ है यहाँ पे बच्चे में, इस प्रकार का अगर प्रेशर क्रिएट हो तो यह कहलाता है सामाजिक रोग। क्लियर? फिर इसके बाद में देखिए हमारे जो सिलेबस में है वह सिर्फ एक शारीरिक रोग ही पढ़ना है, हालांकि WHO ने 4 प्रकार के रोग बताए हुए हैं। तो हेडिंग डालिए शारीरिक रोग। क्लियर? देखिए बच्चों आपके सामने जो स्लाइड है, इस स्लाइड पे एक प्रकार से पूरे दिए हुए रोग के बारे में जानकारी, पहले इसे समझिएगा, उसके बाद में आप स्टेप बाय स्टेप इसे याद कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने हेडिंग डाली है शारीरिक रोग यानी शरीर से संबंधित रोग। ये जो शारीरिक रोग होते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे रोग होते हैं जो कि जन्म से ही बच्चे में विद्यमान होते हैं, उन रोगों को कहा जाता है जन्मजात रोग। फिर इसके बाद में जो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हम जाने अनजाने में इन्हें अर्जित कर लेते हैं, इसे कहा जाता है अर्जित रोग या इसी को कहा जाता है उपार्जित रोग। क्लियर? फिर देखिए हम जो भी रोग अर्जित करते हैं उसमें रोगों को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति में होते हैं तथा किसी भी माध्यम से वह दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। जैसे कि समझिए कि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति, यानी कि मान लीजिए मैं हूँ और मैंने कुछ भी छींका है, यानी मान लीजिए एक व्यक्ति के कोरोना हो चुका है तो उसने छींका है, तो छींक में जो ड्रॉपलेट्स निकलती है, हल्की हल्की बूंदें निकलती हैं, वह दूसरे व्यक्ति तक जाती है और दूसरे व्यक्ति में जाकर उसे इन्फेक्टेड कर देती है। अब देखिए ये जो इन्फेक्शन है वह नाक के माध्यम से हो सकता है, मुंह के माध्यम से हो सकता है, आंख के माध्यम से भी हो सकता है। यानी आंख में अगर ड्रॉपलेट चली गई आगे वाले के, या नाक में या मुंह में, तो भी वह प्रभावित करेगा। तो देखिए पहले एक व्यक्ति में था लेकिन अब दूसरे व्यक्ति में भी पहुंच गया है, तो एक व्यक्ति से तो दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इस प्रकार के रोग को कहा जाता है संक्रामक रोग। क्या कहेंगे? संक्रामक रोग। यानी कि देखिए यहाँ लिखा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। फिर देखिएगा दूसरे प्रकार के जो अर्जित रोग हैं उन्हें कहा सकते हैं हम असंक्रामक रोग, यानी कि यह व्यक्ति विशेष होते हैं, यह कभी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। जैसे कि मान लीजिए कि किसी के घर में डायबिटीज हुआ है और हम उसे छूते हैं तो क्या हमारे भी डायबिटीज हो जाता है? क्या नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। कोई पेशेंट हार्ट अटैक से पीड़ित है और उससे हम मिलने जाते हैं तो क्या हमारे भी हार्ट अटैक आ जाता है? या उससे हाथ मिलाते हैं, उसके साथ खाना खाते हैं या किसी भी क्रिया द्वारा क्या हमारे हार्ट अटैक आ सकता है? नहीं आ सकता। यह उसका विशेष यानी व्यक्ति विशेषी रोग है। इस प्रकार के रोगों को कहा जाता है असंक्रामक। फिर इसके बाद में देखिएगा यहाँ पे वसा, प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज लवण आदि की कमी के कारण जो भी रोग होते हैं वह भी असंक्रामक ही होते हैं। इसके अलावा जो हार्मोन्स की कमी या अधिकता के कारण जो रोग हैं वह भी उस व्यक्ति विशेष में ही होते हैं। और प्रदूषकों जैसे पारा, आर्सेनिक आदि के कारण भी कोई रोग हुआ है तो भी ये व्यक्ति विशेष होते हैं। और जो व्यक्ति विशेष रोग होते हैं उन्हीं को हमने क्या कहा था? असंक्रामक रोग। क्लियर? फिर देखिए ये भी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इससे पहले इधर वाला भी कुछ हिस्सा देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस हिस्से से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 नाम याद रखने पड़ेंगे। एक नाम है रोग कारक और इसमें दूसरा नाम है रोग वाहक। समझना पड़ेगा, बहुत ही आराम से समझिएगा
कि रोग कारक यानी रोग करने वाले मुख्य कारक कौन है, मुख्य कारण कौन है। तो देखिए रोग करने वाले मुख्य ये कारक है, यानी जीवाणु है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, यहाँ पे विषाणु, विषाणु यानी वायरस, यहाँ पे कृमि, कृमि को इंग्लिश में हेलमिंथिस कहा जाता है, कवक, कवक को फंजाई कहा जाता है, और प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही कहा जाता है। इन्हीं के कारण मुख्यतया रोग होता है। फिर यहाँ पे आपने जो शब्द देखा है रोगवाहक, यानी कि इन रोग कारकों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने वाला वाहन, ये समझ लीजिए। तो यह सिर्फ एक प्रकार के वाहन होते हैं जो इन रोग कारकों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। जैसे कि आप यूं समझिए, एक एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, आप सभी को पता है कि हम हमेशा सोचते हैं या कहते भी हैं कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने पर मलेरिया रोग हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये हमेशा पढ़ी और हर जगह पढ़ते हैं। लेकिन मादा एनोफिलीज मच्छर हमें डेली रात में काटता है, तो क्या डेली मलेरिया होता है क्या, या कभी भी होता है? वो कोई एक विशेष परिस्थिति होती है, उसी दरमियान होती है। और वो विशेष परिस्थिति क्या होती है वो समझिएगा कि जब मादा एनोफिलीज मच्छर में प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ। तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ अगर उसमें पाया जाता है, फिर वह मच्छर आके हमें काटता है, तो वह जो प्लाज्मोडियम है वह हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है और फिर हमें मलेरिया होता है। यानी वास्तव में रोग का कारण या रोग का कारक कौन है? एक प्लाज्मोडियम है, जबकि रोग का वाहक यानी रोग को यानी कि रोग कारक को एक जगह से दूसरी जगह पे या कह दो उस प्रोटोजोआ है जिसका नाम प्लाज्मोडियम है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे कौन ले जाता है? एक मच्छर ले जाता है। तो ध्यान रखिए, ये जो मच्छर है यह रोगवाहक है, और जो प्रोटोजोआ है या जो प्लाज्मोडियम आपने याद किया है वह रोग कारक है। क्लियर यहाँ तक? अब इसके अलावा देखिए, अब यहाँ पे आपको ये पॉइंट विशिष्टतः ध्यान रखने हैं, और एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जब तक आप किसी चीज को इमेज नहीं दे देते तब तक आपको वो याद भी नहीं होती है। तो इसमें देखिए, एक थोड़ी थोड़ी हर चीज को इमेज दे दो। जैसे कि मान लीजिए कि हम पंखे के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं, और पंखे के अगर हमने कभी देखा ही नहीं और हम इसका अनुमान लगाते जा रहे हैं, तो कई बार हमारा जो अनुमान है वह गलत भी हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे ये जो जीवाणु है उसको एक इमेज दे दो। इमेज कैसी समझिए? तो इस टाइप की इमेज, इस टाइप की एक पूंछ टाइप की इमेज दे दी, नाम अभी याद नहीं रखना है, और ये हल्के हल्के रोमनुमा संरचना, इस टाइप की एक इमेज दे दीजिए और समझ लीजिए कि यह एक प्रकार का जीवाणु है। फिर इसके अलावा फिर है विषाणु यानी कि वायरस। वायरस को देखो एक ऐसी इमेज दे दीजिए, अभी आप नेट पे भी देख रहे होंगे कोरोना वायरस, तो बस एक इस टाइप की इमेज दीजिए। वायरस ये लगभग एक जैसी होते हैं, इसके अंदर डीएनए या फिर आरएनए होता है। फिर ये एक वायरस की एक विशेषता ये होती है कि जैसे वायरस जब बाहर होता है तो बिल्कुल निर्जीव सा होता है, उसमें कोई जीव नहीं होता, और जैसे ही किसी की बॉडी में इंजेक्ट होता है तो यह सारे काम सजीव की तरह करने लगता है, वृद्धि करने लगता है, जनन करने लगता है, सारे काम सजीव की ही तरह। अतः वायरस को निर्जीव तथा सजीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद में देखिए शब्द है यहाँ पे कृमि। अब कृमि का बिल्कुल सिंपल देसी भाषा में समझ लीजिए कि जो चावल होते हैं, चावल में बहुत छोटे छोटे जो कीड़े पड़ते हैं जो चावल नुमा ही आकृति के होते हैं, यानी मान लीजिए इस टाइप के कीड़े, छोटे छोटे कीड़े, यह सब कीड़े कहलाते हैं कृमि। फिर इसके अलावा हम आगे देखेंगे शब्द है कवक। कवक को इंग्लिश में फंजाई कहा जाता है, और कवक आप सभी ने देखा हुआ है, जैसे कि जो आचार है उस आचार की बन्नी को जब आप खोलते हो तो आचार का वह हिस्सा जो तेल में डूबा हुआ नहीं है, जो हिस्सा बाहर रह जाता है, उस पर जो सफ़ेद सफ़ेद टाइप की फफूंद जम जाती है, उस फफूंद को ही कवक कहा जाता है। या फिर जो बारिश के समय में रोटी अगर बाहर हो और रोटी के ऊपर जो फफूंद जमी होती है
उसी फफूंद को कवक कहा जाता है। इसके बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे शब्द है प्रोटोजोआ। अब देखिए प्रोटोजोआ क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। यह इस प्रकार का एक कोशिकीय जीव होता है, मान लीजिए इस प्रकार का। अब ये जो प्रोटोजोआ है, जितने भी प्रोटोजोआ हैं, इसकी जो बाहर वाली परत है या जो सतह है, इसी से यह भोजन ग्रहण करते हैं, इसी से भोजन का त्याग करते हैं, इसी से श्वसन प्रक्रिया संपन्न करते हैं, इसी से उत्सर्जन करते हैं। इस प्रकार के ये सब कार्य करते हैं और ऐसी संरचना को हमने कह दिया है प्रोटोजोआ। क्लियर? वापस सुन लीजिए, ये है रोग कारक, यानी रोग इन्हीं के कारण होता है। यहाँ पे किन के कारण, तो 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं, जीवाणु, विषाणु, कृमि, कवक और प्रोटोजोआ। इसके अलावा किस टाइप के दिखाई देते हैं, यह भी आपको माइंड में हल्की सी इमेज डालनी है, क्योंकि जब माइंड में इमेज जाती है तो कोई भी क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से याद हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ वाला जो पॉइंट, ये पॉइंट है रोगवाहक, यानी जो रोग कारक है एक जगह से दूसरी जगह पे किसके द्वारा जाते हैं। तो देखिए आप सभी को मालूम है कि दूषित जल और दूषित भोजन के माध्यम से भी ये एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। छूने से, हवा द्वारा, रक्त आदान प्रदान द्वारा, सेक्स द्वारा, मच्छर से या मक्खियों से भी जा सकते हैं। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन दोनों प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन मान लीजिए, पहला क्वेश्चन पूछा आपको कि हैजा निम्न में से होता है। अ में दे दिया कृमि, ब में दिया जीवाणु, स में दे दिया विषाणु और द में दे दिया आपके प्रोटोजोआ। तो जो हैजा है, हैजा जो हैजे में जो एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है और हैजे के जीवाणु का नाम है विब्रियो कॉलेरी। तो ये जो विब्रियो कॉलेरी है वह जीवाणु है और यह किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। और दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप में पूछा हुआ है कि हैजा निम्न में से होता है। अ में दे दिया दूषित जल तथा दूषित भोजन के माध्यम से, ब में दे दिया छूने से, स में दे दिया हवा द्वारा, द में दे दिया रक्त के आदान प्रदान द्वारा। तो इसका जो जीवाणु तो है बिल्कुल जीवाणु द्वारा होता है, लेकिन ये जीवाणु रहता है दूषित जल और दूषित भोजन से। तो अब देखो क्वेश्चन दोनों प्रकार से पूछे गए हैजे में, इधर से पूछा जा सकता है और इधर से भी पूछा जा सकता है। फिर देखिएगा इसके बाद हम यहाँ से ये वाला पॉइंट स्टार्ट करेंगे, संक्रामक रोग, और संक्रामक रोग से लेंगे हम रोग कारक, और रोग कारक में जीवाणु, विषाणु, ऐसे करते हुए स्टेप बाय स्टेप हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए जीवाणु जनित रोग, यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग। क्लियर? अब देखिए जीवाणु जनित रोग, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। इसका मतलब है कि एग्जामिनर आपको पूछना चाहता है कि आपको जीवाणु जनित रोग कौन कौन से वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? होता है ऐसा, जैसे पूछ लिया निम्न में से जीवाणु जनित रोग नहीं है और दे दिया अ में दे दिया ट्रेंच फीवर, ब में दे दिया मेनिंजाइटिस, स में दे दिया तपेदिक और द में दे दिया आपके हेपेटाइटिस ए। तो इसमें आपको हेपेटाइटिस ए दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई देगा। तो अब देखो इतने जीवाणु जनित रोग हैं, तो इनको एक साथ में याद कैसे दिया जाए, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला। फॉर्मूला याद कैसे करना ये समझिएगा कि ये मान लीजिए कोई ट्रेन है, ये ट्रेन के डिब्बे हैं और यहाँ पे कोई ताईजी बैठी है, ये कोई ताईजी है और ये कोई अन्य व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति ने ताईजी को कुछ ऐसी बात कही है कि ये ताईजी तब गई, तब गई मतलब नाराज हो गई। क्लियर? तो ताईजी तब गई। तो यहाँ पे कोई बच्चा बैठा है और बच्चे का नाम है गोटी। तो इस व्यक्ति ने इस गोटी से कहा कि गोटी न्यू सीडी प्ले कर। शायद हो सकता है गोटी के पास सीडी प्लेयर हो, तो गोटी न्यू सीडी प्ले कर। क्यों? गोटी ने पूछा क्यों, तो इसने कहा कि काली ट्रेन में, ये ट्रेन है, इस ट्रेन का कलर है काला, तो काली ट्रेन में ताई तपे हैं। तो देखिए फॉर्मूला तैयार हो गया कि गोटी न्यू सीडी प्ले कर क्योंकि काली ट्रेन में ताई तपे है, और पीछे सर याद रखना है आपको 8। ये हो गया आपका फॉर्मूला और आपको पता चल जाएगा कौन कौन से जीवाणु जनित रोग हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पे शब्द है गो से मतलब है यहाँ पे गोनोरिया। फिर शब्द है टी से मतलब है टिटेनस। फिर यहाँ पे इस टिटेनस को कई बार हम टिटनस भी बोल देते हैं, एक ही बात है।
फिर इसके बाद में देखिए शब्द है न्यू। न्यू का मतलब होता है न्यूमोनिया, जिसे हम सामान्यतः निमोनिया भी कह देते हैं। फिर देखिए यहाँ पे शब्द है सी। सी का मतलब होता है सिफिलिस। फिर है डी। डी का मतलब होता है डिफ्थीरिया। फिर यहाँ पे है प्लेग। प्लेग का मतलब है प्लेग। और यहाँ पे आपको याद रखने पड़ेगा कि जो शब्द कर है, कर से तात्पर्य होता है कुष्ठ, और इसी कुष्ठ को कोढ़ भी कहा जाता है और इसी कुष्ठ को हैंसन का रोग भी कहा जाता है। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पे है काली। इस काली से तात्पर्य है काली खांसी। इसी काली खांसी का अन्य नाम है कुकर खांसी, पर्ट्यूसिस या 100 डेज कफ। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पे है ट्रेन। ट्रेन का मतलब है ट्रेंच फीवर। फिर मे से मतलब है मेनिंजाइटिस। फिर इसमें है ताई। ताई का मतलब है टाइफाइड, या इसे टाइफाइड को कहा जाता है आंत्र ज्वर, इसी को कहा जाता है मोती झरा और इसी को कहा जाता है मियादी बुखार। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है तपे। तपे का मतलब होता है तपेदिक। इसी तपेदिक को टीबी भी कहा जाता है, क्षय रोग भी कहा जाता है और यक्ष्मा भी कहा जाता है। इसके बाद में है हे का मतलब है यहाँ पे हेजा। इसके बाद में देखिए शब्द है एट। ए का मतलब है एंथ्रेक्स और टी का मतलब है यहाँ पे ट्रेकोमा। क्लियर। तो ये देखो आपको एक फॉर्मूला याद है, तो ये फॉर्मूला याद है तो तुरंत ही इसका आप जवाब दे सकते हो कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो नहीं है तो ए में दे दिया न्यूमोनिया, बी में दे दिया काली खांसी, सी में दे दिया टाइफाइड या द में दे दिया एड्स। तो एड्स आपको दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब एड्स है वह जीवाणु जनित नहीं है, वह अन्य जनित है। क्लियर। फिर इसके बाद में देखिए अब हम यहाँ से पॉइंट उठाएंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। तो इसमें हेडिंग डालिए गोनोरिया। क्लियर। गोनोरिया। अब एक मिनट सुनिएगा कि ये जो गोनोरिया है यह एक प्रकार का यौन रोग होता है, यानी यौन अंग से संबंधित होता है। और यह जो यौन रोग है यह सेक्स के द्वारा फैलता है। तो सेक्स के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होता है और उसके बाद में वह आगे की तरफ बढ़ता रहता है। और इसमें जो रोग है, इस रोग में एक विशेषता यह होती है कि इस रोग में श्लेष्मा झिल्ली खराब होने लगती है। अब देखिए श्लेष्मा झिल्ली क्या होती है कि नाक के अंदर हम जब भी अंगुली डालते हैं तो एक जो चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, उस पदार्थ को श्लेष्मा कहा जाता है। और वह श्लेष्मा कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो देखिए नाक के अंदर पाया जाता है, गले में पाया जाता है, आंत में पाया जाता है, नीचे की ओर गुदीय द्वार में पाया जाता है और सेक्स ऑर्गन में भी पाया जाता है। तो देखिए ये जो है गोनोरिया, इसमें सबसे पहले जो सेक्स ऑर्गन की जो श्लेष्मा झिल्ली होती है वह प्रभावित होती है और उसमें से श्लेष्मा है वह सूखने लगता है। और जैसे जैसे श्लेष्मा सूखने लगता है तो महिलाओं पे बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ता है, या महिलाओं के जो सेक्स ऑर्गन है उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और श्लेष्मा सूखने के कारण उसमें शुक्राणु गति नहीं कर पाते, जिसके कारण महिलाएं बांझ हो सकती हैं। तो इसमें कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा एक ऐसा यौन रोग है जिसमें महिलाएं बांझ हो सकती है? तो उसका आंसर रहेगा गोनोरिया। क्लियर। फिर एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि ये जितने भी जीवाणु जनित रोग है इसमें दो रोग ऐसे हैं जो कि एक प्रकार के यौन रोग भी होते हैं। एक तो आपके देख लिया गोनोरिया और आगे हम देखेंगे सिफिलिस। ये दोनों है, ये दोनों रोग यौन रोग भी है और ये दोनों रोग जीवाणु जनित रोग भी है। क्लियर। फिर देखिए यहाँ पे ये जो गोनोरिया पढ़ लिया है, गोनोरिया के बाद में हम देखते हैं टिटेनस। तो हेडिंग डालिए टिटेनस, डाल दिए। अब देखिएगा टिटेनस के बारे में सुनिए। ये जो टिटेनस है इसमें यह एक जीवाणु जनित रोग होता है और जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। क्या नाम है? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। अब ये जो क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी है यह किसी जंग लगे लोहे में पाया जा सकता है, इसके अलावा सड़क पर पाया जा सकता है, इसके अलावा मिट्टी में पाया जा सकता है और कोई पुराना गोबर है उसमें भी पाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति बाइक लेके जा रहा है या पैदल चल रहा है और वह गिर गया है तो गिरने से मान लीजिए अगर जंग लगा लोहा उसमें लग गया या फिर कोई मिट्टी लग गई है
तो वह ये जो क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी है यह व्यक्ति की बॉडी में प्रवेश कर जाता है और बॉडी में प्रवेश करने के पश्चात यह जो व्यक्ति एक टॉक्सिक पदार्थ यानी कि विषैले पदार्थ का निर्माण करता है और ये जो विषैला पदार्थ है इस विषैले पदार्थ के कारण ये हमारी जो मांसपेशियां है इन मांसपेशियों में या कह सकते कंकालीय मांसपेशियां यानी कि जो कंकाल से जुड़ी हुई मांसपेशियां है उसमें खिंचाव उत्पन्न हो जाता है और खिंचाव उत्पन्न होने के कारण व्यक्ति का शरीर है वह इस टाइप में धनुष के आकार का हो जाता है। अतः इस रोग को यानी कि टेटनस को धनुष टंकार भी कहा जाता है और इन मांसपेशियों के खिंचाव के कारण जबड़े लॉक हो जाते हैं। अतः इसी रोग को लॉक जो भी कहा जाता है। क्लियर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि टेटनस के ये जो धनुष टंकार है या धनुष टंकार के नाम से किस रोग को जाना जाता है, तो यह आपका आंसर रहेगा टेटनस और लॉक जो के नाम से भी टेटनस ही रहेगा। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीकों से संबंधित कि जो टेटनस है उसमें कौन कौन से टीके यूज होते हैं। तो कौन से टीके यूज रहेंगे, तो एक तो टीका है इसमें डीपीटी जो कि बचपन में लगाया जाता है। इस डीपीटी है इसमें देखिए डीपीटी 3 बीमारियों में या 3 रोग में काम आता है। पहला यहाँ पे है डिफ्थीरिया, दूसरा है पर्ट्यूसिस और तीसरा है टेटनस। क्लियर। फिर इसके बाद में आप सभी को मालूम है कि इस टेटनस से बचने के लिए हम टीटी का टीका लगाते हैं। अब ये नहीं पूछेंगे कि कौन सा टीका लगाया जाता है, टीटी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। टीटी का नाम, टीटी का अगर क्वेश्चन आया है तो पूछा जाता है इस टीटी की फुल फॉर्म बताओ। इस टीटी की फुल फॉर्म है टेटेनस टॉक्सॉइड। क्या नाम है? टेटेनस टॉक्सॉइड। फिर इसके बाद में देखिएगा तीसरा टीका आपको याद करना है एटीएस, और एटीएस की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म है एंटी टेटेनस सीरम। क्लियर। इसके बाद में चलिए हेडिंग डालिए, देखिए गोटी न्यू। न्यू का मतलब होता है न्यूमोनिया, न्यू का मतलब होता है न्यूमोनिया, तो हेडिंग डालिए न्यूमोनिया। न्यूमोनिया या न्यूमोनिया। अब इसके बारे में समझिए, बहुत ही सिंपल है कि ये जो न्यूमोनिया है यह भी एक जीवाणु जनित रोग होता है। इस जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या डिप्लोकोकस न्यूमोनी। अब देखिए ये जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और डिप्लोकोकस न्यूमोनी कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है वह, या फिर यह सामान्यतः बच्चों में पाए जा सकते हैं, और ये जो बच्चों में पाए जाते हैं तो इसमें ये मतलब कि मान लीजिए किसी बच्चे को इन्फेक्टेड भी करते हैं, तो यह एक बच्चे में अगर पाए जाए और वह अगर खांसता है या छींकता है तो इसके माध्यम से यह अन्य बच्चे में भी पहुंच सकता है, और यह जिस बच्चे में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसके फेफड़ों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, और फेफड़ों में सूजन आ जाती है, फेफड़ों में पानी जैसा द्रव पदार्थ भर जाता है, और जब बच्चा खांसता है तो उसका पीला हरा कफ आता है। अगर पीला हरा कफ आ रहा है बच्चे के तो इसका मतलब वह निमोनिया रोग से ग्रसित हो सकता है। क्लियर। तो देखिएगा यहाँ पे ये जीवाणु का पूछा जाता है आपको स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और डिप्लोकोकस न्यूमोनी। सामान्यतया किन में होता है, तो ध्यान रखिए सामान्यतः बच्चों में होता है, और बच्चों की किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह फेफड़ों को प्रभावित करता है, और फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण फेफड़ों में सूजन आ जाती है और पीला हरा कफ आता है, और एक पानी जैसा लिक्विड भी इसमें फेफड़ों में भर जाता है। क्लियर। फिर इसके बाद में आइए यहाँ चौथा पॉइंट हेडिंग डालिए सिफिलिस। डाल दिए हेडिंग। अब सुनिए सिफिलिस के बारे में। ये जो सिफिलिस है यह भी एक, मैंने आपको पहले ही बताया था कि निम्न में से 2 जीवाणु जनित रोग जो कि एक प्रकार के यौन रोग भी है, एक तो गोनोरिया और एक है यह सिफिलिस। अब देखिए सिफिलिस है यह ज़्यादा खतरनाक रोग है, इसके फैलने की तीव्रता अधिक होती है, संक्रमण की तीव्रता अधिक होती है, इसलिए गोनोरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिफिलिस के। अब देखिए होता क्या है, तो यह भी एक प्रकार का यौन रोग ही है, और इस
इस रोग में जो यौन अंग होते हैं इस पे बिल्कुल दाने दाने उभर आते हैं। कई बार लाल कलर के दाने ज़्यादा उभर आते हैं और कई बार सिंपल दाने भी उभर आते हैं, और ये फिर यौन अंग को प्रभावित करता है। उसके बाद में यह किडनी को खराब करने लगता है, उसके बाद में लीवर को खराब करने लगता है, और धीरे 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 यह हड्डियों तक पहुंचता है, हड्डियों को खराब करता है। और जो दांत है, इस दांत पर विशेष प्रकार के चिन्ह बन जाते हैं इस रोग में, और ऐसे दांत को कहा जाता है हटकिंसन के दांत। ऐसे दांत को कहा जाता है हटकिंसन के दांत। क्लियर। और यह रोग भी देखो एक प्रकार का यौन रोग है, तो यौन रोग किसके द्वारा फैलता है? महत्वपूर्ण रूप से यौन अंग यानी कि सेक्स के द्वारा ही यह रोग भी फैलता है। क्लियर। और इस रोग के जीवाणु का नाम है ट्रिपोनेमा पैलिडम। यहां तक क्लियर। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग डालिए डिफ्थीरिया। ये जो देखिए डिफ्थीरिया में जो जीवाणु है, इस जीवाणु का नाम है कोरिनोबैक्टीरियम डिफ्थेरी। अब देखिए जो कोरिनोबैक्टीरियम डिफ्थेरी है, यह भी खास करके गले को संक्रमित करता है और श्वसन नली को संक्रमित करता है, और यह भी बच्चों में होने वाला रोग है। और बच्चों की श्वसन नली को संक्रमित करके जब अंदर की ओर देखा जाता है तो यहाँ पे ग्रे कलर की बहुत ही बारीक झिल्ली नुमा संरचना बन जाती है, जिसके कारण बच्चे व्यवस्थित तरीके से सांस नहीं ले पाते, अर्थात उनकी श्वसन क्रिया प्रभावित होती है। फिर यह अगर प्रॉब्लम हो गई है तो फिर एक टेस्ट करवाना पड़ता है। इस टेस्ट का नाम होता है सिक टेस्ट। तो इसमें ये पूछा जाता है, एक तो सिक टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन, और एक आपके इसमें जीवाणु का नाम भी पूछा आता है। क्लियर। ठीक है, कल वापस मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।